5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना हो रही है और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। असम की बात करें तो असम में भारतीय जनता पार्टी की 81 सीटों पर बढ़त है, जिसमें से 3 वो जीत चुकी है। कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पर आगे है। केरला की बात करें तो केरल में कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत यह है कि उनकी पार्टी 140 सीटों में 127 का जब रुझान आए थे तो 11 सीटें जीत चुकी थी और 53 पर आगे थी, यानी वो बढ़त बनाए हुए थी। कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPIM 6 जीत कर 20 पर आगे है, जहां IUML 2 जीत कर 20 पर आगे है। यानी केरला में हो सकता है UDF गठबंधन यानी कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन सरकार बनाएगा। पुडुचेरी के बारे में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि 30 में से 16 सीटों के रुझान, जिसमें से AINRC 9 जीत चुकी थी, बीजेपी 2 पर आगे थी, कांग्रेस 1 जीत कर 2 पर आगे थी, IND 1 जीत पर 2 पर आगे थी, कांग्रेस 1 पर आगे थी। वहीं तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल की बात करें तो सारी चर्चा यहां पर सिमटी हुई है। तमिलनाडु ने आश्चर्यचकित करते हुए TVK यानी 2 साल पहले बनाई हुई एक पॉलिटिकल पार्टी 224 सीटों के रुझान में 106 सीटों पर आगे है और सत्ताधारी DMK मात्र 54 पर आगे है और AIDMK भी 54 पर आगे है। वहीं वेस्ट बंगाल ने भी आश्चर्यचकित कर दिया और 291 सीटों के आंकड़े में 192 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस केवल 95 सीटों पर सिमट गई। ये 5 राज्य के नतीजे इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं और अगर यही परिणाम अंतिम आता है तो यह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। असम की बात करें तो असम के भीतर यह चर्चा तेज हो रही थी कि क्या हेमंता बिश्व शर्मा की जो जबान है, उनकी कार्यशैली है, उनकी अपना तरीका राजनीति क्या है, उससे वहां के लोग नाराज हैं और वो उसको सत्ता परिवर्तन की दिशा में देख रहे हैं। लेकिन 9,000 रुपए आगे कभी इसका विश्लेषण होगा हर अकाउंट में, महिला 9,000 अकाउंट में पहले ही और उसके बाद हिंदुत्व की लहर। क्या यह हेमंता बिश्व शर्मा को फिर से वहां पर बढ़त बनाने में कामयाबी दिलाया और फिर से वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और कांग्रेस की बहुत सारी कोशिशें धाराशायी होगी। पुडुचेरी की बात करें तो वहां भी बीजेपी की तरफ रुझान है, छोटा सा एक केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन दिल्ली की तरह वहां अलग चुनाव होता है। केरल की बात करें तो लेफ्ट पार्टियों का एक अकेला ऐसा राज्य था जहां लेफ्ट पार्टियां बची हुई थी, शासन में थी, अच्छा काम कर रही थी, सब कुछ बहुत ठीक था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो भी विपक्ष में जा रही हैं। अब लेफ्ट के कहीं सरकार नहीं है और UDF यानी कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाला गठबंधन केरल में अकेली जगह है जहां कांग्रेस के लिए सुकून भरी खबर है और कांग्रेस के अगुवाई वाला गठबंधन केरल में सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं जब मैं ये बात कर रहा हूं उस समय सारी हलचल का केंद्र बिंदु बना है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। अगर हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वोट शेयर की बात करें तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच केवल 3% वोट शेयर का अंतर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तब तक जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 44.9% वोटों के साथ बढ़त पर है। वहीं तृणमूल कांग्रेस 41.12% यानी 3% का अंतर, केवल 3% से भी कम। और सीटों में कहां 90 के आसपास तृणमूल कांग्रेस और कहां 190 के आसपास बीजेपी। इसका मतलब यह है कि बंगाल में कुछ और हो रहा है। टीवी चैनलों के बात करें तो जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय कई चैनल साफ तौर पर बीजेपी को 190 प्लस दिखा करके बता रहे हैं कि उनकी सरकार बननी
तय है। 190 192 के आसपास का पूरा आंकड़ा है, लेकिन कई तरह के विश्लेषण अभी सामने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक बड़ी गंभीर बात यह आ रही है कि जिस समय ये सारे आंकड़े एक साथ रखे जाएं, बंगाल की मतगणना बहुत ही धीमी है। कई पत्रकार इस बात को लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, कई वहां के जानकार उठा रहे हैं, और खुद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी ऐसी कई शिकायतें लगाई गई हैं। और ये आंकड़े बताए जा रहे हैं कि जिस वक्त बाकी जगहों के 10, 14, 15 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं, वहीं बंगाल की कई सीटें, बड़ी तादाद की सीटें 4-5 राउंड के आसपास ही हैं। बहुत ही धीमी मतगणना हो रही है। और जिस समय ये वीडियो में इसका रिसर्च कर रहा था तो देख रहा था कि करीब 5 से 6 करोड़ के आसपास की मतगणना होनी है, और 5 घंटे में, शुरुआती 5 घंटे में 1 से 1.5 करोड़ की ही मतगणना हो पाई। और जानकार बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के आंकड़े हो सकता है देर रात तक जाएं। और ऐसी में एक संदेह, कई और विश्लेषण इस बात की तरफ भी हैं कि 190 से ऊपर सीटें जो बीजेपी की बढ़त दिखा रही हैं, उनमें से लगभग आधी सीटें ऐसी हैं जिनकी अंतर, वोटों का अंतर 5000 के आसपास है या उससे कम है। ऐसे में खुद ममता बनर्जी की तरफ से भी ये कई तरफ से संकेत आए हैं कि आप जितने काउंटिंग एजेंट हैं वो एकदम डटे रहें। काउंटिंग एजेंट अपने काउंटिंग सेंटर पर टिके रहें, किसी भी तरह से निराश, किसी भी तरह से परेशान, किसी भी तरह से हताश न हो, क्योंकि अभी भी यह पूरा खेल बदल सकता है। ऐसा कहते हुए ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया है अपनी वीडियो, जरा जल्दी जल्दी इस वीडियो को आप भी देख लीजिए। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে, মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। ममता बनर्जी अपने कैडर में आत्मविश्वास भर रही है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है जब तक ये वीडियो आप देखें तो ये आंकड़े थोड़े बहुत और बदल जाएं, लेकिन मोटा मोटी जब से बंगाल के परिणामों का खुलासा होना शुरू हुआ, तब से भारतीय जनता पार्टी वहां आगे है, बढ़त बनाए हुए है, और बढ़त तकरीबन स्थिर हो चुकी है। और इस स्थिर बढ़त में यह साफ तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में भी सरकार बनाने का दिन ला दिया। अब इसके पीछे विश्लेषण होगा, बाद में होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब देखिएगा आक्रामक तरीके से, हमलावर तरीके से कुछ बातें कही जाएंगी। बात नंबर 1, जनता का जनादेश है, और जनता ने ममता बनर्जी को हटाकर नरेंद्र मोदी की भाजपा को, हिंदुत्व को, राष्ट्रवाद को विजयी घोषित कर दिया। दूसरा वाक्य होगा कि अब कोई भी ईवीएम का रोना न रोए। तीसरा वाक्य होगा एसआईआर और चुनाव आयोग पर दोष देकर के लोकतंत्र को कमजोर करने की बात विपक्ष की हताशा दिखाती है। चौथी बात होगी विपक्ष पूरी तरह नाकाम और धाराशायी हो चुका है, लोकतंत्र में बीजेपी जिंदाबाद है। अब लगातार बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता, और खुद 6 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के हेडक्वार्टर में, कितने करोड़ का बना है अब तो आप भूल चुके होंगे, देश को संबोधित करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तो देखिएगा इस तरह की कितनी सारी बातें होंगी। पूरा भारत बीजेपी और आरएसएस के पीछे खड़ा हो जाएगा, और नरेंद्र मोदी का भाषण सुनिएगा, हम उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन सत्ताधारी दल आज इन सारी बातों को इतना जोर से बोलेगा, इतना तेज बोलेगा, लाउड बोलेगा, और टॉप लीडर यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लेकर के ग्राउंड वर्कर तक बोलेगा। और तकरीबन यही भाषा टेलीविजन चैनल के एंकरों की आप देखेंगे। वे खुश होंगे, वो इतना चहक करके एंकरिंग कर रहे होंगे गोया वो खुद जीत गए।
वहीं दूसरी तरफ कितने महत्वपूर्ण सवाल हाशिए पर ढकेल दिए जाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट में वह याचिका पेंडिंग रह गई जिसमें जितने लोग वोटर लिस्ट में नहीं थे उनका क्या हुआ? इस पर अब डिबेट नहीं होगी, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव का परिणाम आने के बाद अब इस पर कोई क्या बात करेगा। सब ये कहेंगे कि बीजेपी जीत गई इसलिए सब कुछ उसका सही है, तृणमूल कांग्रेस हार गई तो सारा दोष ममता बनर्जी का है, और डिबेट खत्म। क्या उसके भीतर जो जितना कुछ हुआ पिछले दिनों बंगाल में, इस पर डिबेट अभी तो खैर आज चुनाव का दिन है तो अभी नहीं होगी, लेकिन क्या फिर बाद में कभी हो पाएगी? कभी लगता है आपको कि न्यायपालिका की एसआईआर वाले मसले पर, वोटर काटने वाले मसले पर, भूमिका पर क्या खुली बहस कभी होगी? मैं भी इंतजार करूंगा और आप भी देखिएगा। या हो सकता है आप भी इस भावावेश में, उत्तेजना में, हड़बड़ी में आ जाएं कि अरे अब छोड़ो यार, बीजेपी जीत गई और अभी आप नुक्ताचीनी कर रहे हो। इसी शोर में यह सवाल दबा दिया जाएगा। इसी शोर में यह सवाल भी दबा दिया जाएगा कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भेजी गई थी, उन्होंने बंगाल के चुनाव में जो भूमिका निभाई, क्या उस पर कभी बात हो पाएगी? राज्य सरकार है, पुलिस, आपको 2-3 वीडियो दिखाता हूं जिस वीडियो में आप साफ तौर पर देखेंगे कि एक तरफ ममता बनर्जी और उनके नेताओं की झड़प हो रही है सीआरपीएफ से, वहीं बंगाल चुनाव में ही अमित शाह कई भाषण में ए बंगाल पुलिस पीछे हटो। ये दोनों दृश्य देखिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ए पुलिस, इसको वापस खींचो भाई। अरे तुम ओ बंगाल पुलिस, जरा वापस जाओ। क्या भारतीय लोकतंत्र में ये दोनों दृश्य बाद में कभी मूल्यांकन के लिए एक खुली किताब की तरह सामने आएंगे? क्या सीआरपीएफ और केंद्रीय सुरक्षा बलों को एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक चुनाव में जीत के लिए जिस तरह से इस्तेमाल किया, क्या अब इसकी कोई बहस की गुंजाइश बची? या आप भी बीजेपी के प्रायोजित शोर में इस सवाल को निराशा, हताशा, हार का प्रतिक्रिया मान करके खारिज कर देंगे और ये कहेंगे कि चुपचाप बीजेपी की जीत को स्वीकार कर लीजिए? फिर तो कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं बची। चुनाव आयोग, केंद्रीय सुरक्षा बल, इतने बड़े मुद्दे हैं, ये भारत के लोकतंत्र की बुनियाद पर सवाल खड़े करेंगे। बंगाल में हुआ, कल बिहार में हुआ था, असम में हुआ। अगर चुनाव की पैटर्न ये बन गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव हारेगी क्यों? इस बात को लेकर के क्या विश्लेषण की गुंजाइश है? या आप भी कहेंगे कि नहीं, आज नहीं है, आज चुपचाप बंगाल में हार स्वीकार कर लीजिए? तो बंगाल का चुनाव देश और लोकतंत्र के लिए एक पैमाने और कसौटी की तरह है। बिहार के तुरंत बाद देखना यह होगा कि भारतीय जनमानस में कितनी समझदारी, कितनी चेतना इस बात की बची है कि जीत को पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव और भाषा में ही सब कुछ सही मान करके स्वीकार कर लेती है, या इस परिणामों के बाद इन सवालों पर बहस की कोई गुंजाइश तलाशती है। इसी बात पर टिका है कि भारत का चुनावी लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा। आखिर में बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु ने हतप्रभ किया। तमिलनाडु में विजय थलपति नए एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता 2 साल पहले पॉलिटिकल पार्टी बनाई, भारी भरकम रैलियां की। रैलियों की शुरुआत में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से लेकर के अपना केंद्रीय विचार ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार को माना, पेरियार के विचार पर खड़ा हुआ। डीएमके वहां सरकार में थी और डीएमके ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, बहुत सारे कल्याणकारी काम किए, लेकिन डीएमके ने पेरियार के रेडिकल विचार को कभी छोड़ा नहीं। डीएमके लगातार लड़ता रहा, जैसे डिलिमिटेशन से लड़ता रहा। डीएमके ही अब खेला वो स्वर था जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि ये जो डिलिमिटेशन बीजेपी ला रही है, ये तो पूरी तरह से उनके उत्तर भारतीयपन को, या जहां आबादी ज्यादा है उन राज्यों को ज्यादा वेटेज देगी, और जिनकी आबादी कम है उनका राजनीतिक वेटेज कम हो जाएगा।
अब पता चला कि डीएमके का स्टेट में ही वेटेज आधा हो गया और डीएमके हार चुकी है। और अब विजय थल्लापति की 2 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी देश भर को आश्चर्यचकित करते हुए भारी बहुमत के साथ चुनाव जीत चुकी है। लेकिन जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, उन्हें कुछ सीटों की जरूरत और है। अगर यह अंतिम परिणाम इस रूप में गया कि वो अकेले बहुमत पा गए, तब तो यह अलग कहानी होगी। अगर कुछ सीटों से बहुमत से दूर रह जाते हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन उनके साथ खड़ा होकर के सरकार बनाता है। जानकारों के मुताबिक विजय के ये बयान इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि डीएमके की पेरियार और द्रविड़ राजनीति के सामने उन्होंने भी एक अलग रास्ता चुना। पेरियार का नास्तिक विचार मुझे मंजूर नहीं, लेकिन बाकी हम पेरियार की राजनीति करेंगे। महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक ताकतों के सामने डटकर खड़ा होना और संविधान सम्मत राज, इस तरह की कुछ बातें, जैसे जाति जनगणना के वो समर्थन करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार के साथ खड़े होते हैं, तब आपको लगेगा कि ये तो सामाजिक न्याय की पार्टी और तमिलनाडु में इस पार्टी का स्वागत होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं कि नहीं, पेरियार नास्तिकवाद को जो बढ़ाते थे उसको हम खारिज करते हैं। एक जगह मैंने खबर देखी कि जैसे ही परिणाम आ रहा था, वो अपने ज्योतिष के पास गए कि आगे वो क्या रणनीति बनाए। तो कहानी कुछ और भी है। कहानी इसके पास बाजार की भी है, कहानी इसके पीछे एनजीओ की भी है, कहानी ऐसी भी है कि एक व्याख्या तो यह है कि सीधे एआईडीएमके, चूंकि जयललिता जी के बाद कमजोर हो चुकी थी, टूट भी गई, कमजोर भी हो गई, बीजेपी सीधे घुस नहीं सकती है। एआईडीएमके कमजोर हो चुकी है, तो डीएमके को कमजोर करने के लिए इनडायरेक्टली कोई बड़ा खेल खेला गया है। उसका नतीजा आज आपके सामने है। आने वाले दिनों में इस बात का हम विश्लेषण करेंगे कि विजय की राजनीति कहां खड़ी है। फिलहाल उन्होंने साफ किया है कि वो अंबेडकर और पेरियार के साथ खड़े हैं, बशर्ते वो नास्तिकवाद की तरफ नहीं है। क्या विजय की जीत बाकी और कारणों के साथ विश्लेषण के दायरे में आएगी, जिसमें बाजार की भूमिका और तमाम और चीजों के सवाल उठेंगे। ऐसे में तमिलनाडु ने भी एक बदलाव दिखाया है अपने चुनावी रुझान में। अंतिम बात यह कि भारतीय लोकतंत्र जिस तरह से चुनाव केंद्रित है, उसमें तो चुनाव परिणाम आने के बाद सीधी सी बात होती है कि इसको खुले दिल से स्वीकार करिए, जीते हुए लोगों को बधाई दीजिए और स्वीकार करिए कि हाँ, ये जनादेश है। और अगर ये बात सही मानी जाए तो जितने हुए जीते लोग हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी असम में जीती, पांडिचेरी में जीती, बंगाल में जीती है, और उसके बाद केरला में कांग्रेस जीत रही है, उनका गठबंधन, और तमिलनाडु में विजय थलपति की पार्टी जीत रही है, इन सबको बधाई देना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जाते जाते एक और सवाल, क्या इसके पीछे भारतीय लोकतंत्र के सामने, भारतीय चुनावी लोकतंत्र के सामने, भारत की राजनीति के सामने जो गहरे संकट मीडिया, न्यायपालिका और चुनाव आयोग के पीछे है, इस पर विश्लेषण होगा या नहीं होगा? इस पर आने वाले दिनों में भारत के जनमानस का इम्तिहान होना है। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, और इसका विश्लेषण बारी बारी करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करिए ताकि थोड़ी हमें हिम्मत मिले कि हम अपनी बात आपसे साझा करते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।